नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। आज हम लोग गणित बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं और गणित में अर्थमेटिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें मैथमेटिक्स से जो भी पार्ट पूछा जाएगा वो आपको कंप्लीटली बनेगा सारे वीडियो देखने के बाद। जैसे कि अर्थमेटिक में पहला एक टॉपिक होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक दूसरा टॉपिक भी होता है परसेंटेज। तो ये दो टॉपिक अगर हम शुरुआती दौर में पढ़ लें तो बाद में फिर बेसिक में हमें कोई दिक्कत नहीं जाती। इसके अलावा एक और बात यह है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर देखें तो पूरी अंक गणित में हम कहीं भी गणित को यूज करेंगे तो ये दो टॉपिक का बेसिक कहीं ना कहीं काम आता ही है। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से और परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसीलिए मैंने पहला टॉपिक लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आप हेडिंग लगाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है हिंदी में अनुपात व समानुपात। अनुपात व समानुपात। बड़े आराम से एक एक चीज, बेसिक हो, मॉडरेट हो, हार्ड हो, कुछ भी हो, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉपिक है जो हमारा, उसका नाम है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले आप समझेंगे कि रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। तो आप हेडिंग लगाइए रेशियो। रेशियो को हम लोग बोलते हैं अनुपात। अनुपात क्या है, इसके क्या मतलब है, ये सारी बातें धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। तो अनुपात को अगर समझना है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अनुपात को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दो पॉइंट अगर इस तरीके से बना जाए तो इसको अनुपात कहते हैं। इसके अलावा अनुपात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डिवाइड का अगर साइन हो तब भी वो अनुपात ही है। इसके अलावा अगर ए बटे बी के फॉर्म में भी कोई संख्या लिखी हो या कोई नंबर लिखा हो तो वो भी रेशियो ही है। तो अनुपात को रिप्रेजेंट करने का सबसे मेन जो तरीका है वो दो डॉट बनाते हैं इस तरीके से। बाकी इन दो डॉट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और फिर इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अनुपात होगा। अब बात करते हैं कि अनुपात की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी। तो डेफिनेशन समझेंगे, डेफिनेशन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे डेफिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी में लिख देता हूं, इसके बाद इंग्लिश में लिख दूंगा। यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को x बटे y के रूप में लिखा जाए, यदि किसी संख्या को x बटे y के रूप में लिखा जाए जहां x और y पूर्णांक संख्याएं हों, जहां x और y पूर्णांक संख्याएं हों और y इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जहां x और y समान प्रकार की वस्तुएं हों, जहां x और y समान प्रकार की वस्तुएं हों। पूर्णांक में आप पॉजिटिव इंटीजर समझेंगे, मतलब धनात्मक पूर्णांक। अगर इसी बात को इंग्लिश में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, इफ वी कैन रिटन एनी नंबर ऑफ PYQ form where P and Q are same thing and Q is not equal to 0। ये डेफिनेशन पहले आपको लिखनी है, फिर मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन पहले आपको लिख लेनी है इसको।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या को x बटे y के रूप में लिखा जाए, जहां x और y पूर्णांक संख्याएं हो, फिर x और y क्या हो, समान प्रकार की वस्तुएं हो। तो आप इस लाइन को ज्यादा गौर नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको इस लाइन को गौर करना जरूरी है। यदि किसी संख्या को x बटे y के रूप में लिखा जाए, जहां x और y क्या हो, समान प्रकार की वस्तुएं हो। कैसी हो, समान प्रकार की। तो x और y समान प्रकार की वस्तुएं हो और y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, मान लो मैंने संख्या लिख दी कोई 2/3, मैंने संख्या क्या लिख दी, 2/3। तो 2/3 क्या है, अनुपात है। अब आप बोलोगे 2/3 अनुपात है, बिल्कुल है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि वस्तुएं कौन सी है, मैंने सिर्फ इतना बोला कि दो संख्याएं ली मैंने, एक ली 2, एक ली 3, इनको लिख दिया मैंने 2/3। तो आप बोलोगे क्या अनुपात है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं 2:3 लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता था 2/3। तो अगर आप देखो तो ये तीनों बातें एक ही है, बोलो है कि नहीं है। अब इसी अनुपात को अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये अनुपात का भिन्न रूप कहलाएगा, बोलो होगा कि नहीं। भाई ये क्या है, भिन्न है, अंश बटे हर है। और अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो गुणा हो जाएगा काय से, 100 से, समझ रहे हो। तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस फ्रैक्शन वैल्यू को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज में। बोलो बात सही है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बात निकल के आती है कि x बटे y के रूप में तो हम संख्याओं को लिख सकते हैं और यही हमारा अनुपात है, बोलो है कि नहीं है। अब बात यह है कि जहां x और y समान प्रकार की वस्तुएं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। समान प्रकार की वस्तुओं का मतलब यहां पर यह है कि जैसे अगर आपने कहीं पे एक जगह, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति x मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए y, क्या y। तो मैंने आपसे बोला कि एक व्यक्ति का ले लो आप वजन, जैसे मैंने कहा x का जो भार है या वेट है वो 55 kg है। कितना है, 55 kg। और मैंने कहा दूसरा जो व्यक्ति है y, उसकी जो हाइट है वो 110 सेंटीमीटर है। अब बताओ इन दोनों में अगर आप तुलना करें, क्योंकि रेशियो का इनडायरेक्ट मतलब कंपैरिजन करना ही होता है, तुलना करना ही होता है। तो अगर x का आपने लिया भार और y का क्या ले रहे हैं आप, हाइट, तो एक का लिया आपने भार, दूसरे के लिए ली हाइट। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, तो आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए क्योंकि आपने एक का लिया भार और दूसरे की ले ली हाइट। अगर दोनों की हाइट ले लेते तो पता चल जाता किसकी कम किसकी ज्यादा है। हो सकता है इक्वल भी हो सकती थी, बराबर हो सकती थी, लेकिन आपने एक का लिया भार और दूसरे की ली हाइट, तो आप यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि किसकी हाइट ज्यादा होगी या फिर किसका वेट ज्यादा होगा। बोलो बात सही है। इसका मतलब है आप यहाँ पर रेशियो नहीं लगा सकते। रेशियो कहाँ लगेगा, जैसे आपने x का लिया था भार 55 kg और आप कह देते कि जो y है उसका भार है 70 kg, तब मैं बता सकता था कि भाई अब इन दोनों के बीच में कंपेयर क्या होगा। अगर अब आपसे कोई पूछे x का भार 55 है, y का क्या है 77, मैंने दोनों जगह भार लिए और यही बात यहाँ लिखी हुई है, x और y क्या होना चाहिए, समान प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए। तो 55 किलो मैंने इसका भार लिया, 77 किलो इसका लिया। अब आप देखो तो किलो से किलो कट जाएगा, क्योंकि डिवाइड में तो होगा ही, ठीक है, जो भी सेम चीज होगी वो कट जाएगी, तो किलोग्राम किलोग्राम कट गया। अच्छा, अब रेशियो आया 55:77। रेशियो का मतलब है उस फ्रैक्शन वैल्यू को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो हम ये देखेंगे कि अभी ये दोनों संख्याएं, ऐसा कोई नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकती हैं, तो आप बोलोगे कि 11 से डिवाइड हो जाएंगी, तो 11×55, तो 11×7=77। तो आप कह सकते हैं कि अगर इसका वेट x का 5 होगा तो y का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। अब अगर आपको डायरेक्ट कोई वेट दे दे तो आप बता देंगे कि किसका ज्यादा किसका कम होगा। मान लो आपको रेशियो दे दे तब भी तो आप बता सकते हैं कि किसका ज्यादा किसका कम होगा। ज्यादा किसका होगा, y का, और x का होगा उससे कम, बोलो होगा। अब मान लो कोई आपको रेशियो दे दे, क्या दे दे, रेशियो, और आपसे ओरिजिनल वैल्यू निकालने को दे दे। मान लो आपको ये ना सब कुछ भी दे, आपसे ये बोले कि x और y का जो भार है उसका अनुपात है 5:7। x और y का भार कितना है, 5:7। और आपसे बोल दे कि जो x है उसका भार 55 है, एक कोई वैल्यू दे दे, x का भार कितना बोल दे, 55। तो आप बोलोगे कि अगर x के बराबर 55 है, बोलो है, तो x की वैल्यू 55 मतलब 5 की वैल्यू 55, तो 5 यूनिट अगर 55 के बराबर होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 11। भाई 5 के बराबर अगर 55 है तो 1 के बराबर 11,
और 1 के बराबर 11 है तो 7 के बराबर, मतलब कोई भी एक वैल्यू दे दे तो दूसरे की आप तुरंत बता देंगे अगर बात सेम थिंग की हो रही है। अगर आपसे कह देता बी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स की नहीं सॉरी वाई की वैल्यू अगर बोल देता 77 है तो आप बोलते कि 7 के बराबर 77 है, तो 1 के बराबर कितना होता 11, तो 5 के बराबर कितना हो जाता, कितना हो जाता 55 हो जाता। अगर मान लो ऐसा कह देता कि x और y के भार का अनुपात 5-7 है, ठीक है, जबकि x और y का टोटल है 132, कितना बोल देता 132, तो आप बताओ, आप बोलते 7 और 5, x और y का टोटल कितना हो जाता 12, और इस 12 की वैल्यू कितनी बताई जाती 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती 12 एकम 12, 12 एकम 12, बोलो आ जाती कि नहीं, तब भी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती 11। अब 1 की 11 पता है तो 5 की 55 और 7 की बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं, मतलब रेशियो से कंपैरिजन होता है और किसी एक की भी वैल्यू हमें दे दें तो दूसरे की हम तुरंत निकाल देंगे अगर सेम थिंग की बात हो रही है, क्योंकि रेशियो लगेगा हमेशा सेम थिंग में ही, अलग अलग जगह नहीं यूज कर सकते हैं। बोलो बात सही है, ठीक है, तो इसको और लिख लें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख गया होगा, सबका लिख गया। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो किलोग्राम से किलोग्राम यहाँ पे कैंसिल हो गया है, इसका मतलब है कि रेशियो में देखो किलोग्राम से किलोग्राम अगर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे तो नहीं आया, इसका मतलब है कि रेशियो या अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, रेशियो इज यूनिटलेस, यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए अपन अलग अलग एग्जाम्पल ही लेंगे, एक ही एग्जाम्पल से और सारी चीजें समझेंगे कि रेशियो में और क्या कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें कि हमने अभी अभी एक रेशियो लिया था 5:7, बोलो लिया कि नहीं लिया, ठीक है, मुझे ये पता है कि इन दोनों का टोटल मैंने कितना निकाला था अभी 100, बोलो निकाला था नहीं, ये x का भार है, ये y का भार है, और टोटल भार कितना है 132 किलो, दोनों का मिला के, ऐसी जानकारी है हमारे पास। तो हमने कहा ठीक है, अगर ये जानकारी हमारे पास है तो हम कह सकते हैं कि x और y अगर दोनों मिलाए जाएं तो 5-7 12 कितना हो जाएगा 100, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 11, 1 की वैल्यू अगर 11 आ गई तो 7 की वैल्यू 77 अभी निकाली भी थी, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55, बोलो हो जाएगी। अब लेकिन मैं रेशियो बदल के देखता हूं, रेशियो बदलने का मतलब कि 5-7 को ऐसी कोई भी संख्या से गुणा कर देता हूं जो दोनों में गुणा करता हूं, किसी भी संख्या से कर सकता हूं। तो जैसे मान लो मैंने 5 में गुणा कर दिया 2 से, तो 7 में भी 2 से करूंगा, ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा, तो x का जो वेट होगा अब 10 होगा और y का कितना होगा 14 होगा, तो दोनों का मिला के टोटल कितना हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं। और इस 24 के बराबर भी टोटल तो 132 ही है ना, बोलो है कि नहीं है। अब 24 के बराबर अगर 132 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 का भाग दो, 4 8 32, 4 का भाग देंगे 4 3 12, और एक बचेगा 4 3 12, बोलो सही है। 4 का भाग यहाँ गलत दे दिया, 4 6 24 होगा, यहाँ दिया कि नहीं दिया गलत, बोलो बात सही है। अच्छा 6 का भाग इसमें देंगे
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6×5=30.6×5। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5.5। तो 10 की कितनी आ जाएगी 55, और 14 से गुणा करेंगे तो 14 की कितनी हो जाएगी 77। तो आप देखो कि हमने ये रेशियो लिया, इसके बाद उस रेशियो में 2 से गुणा किया और फिर सॉल्व किया उसी सवाल को, तो आंसर बदला क्या? नहीं बदला ना। आंसर देखो अभी भी 55-77 ही है। बोलो है कि नहीं है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि रेशियो में हम किसी भी संख्या का गुणा करें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं आता, भाग करें तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं आता है। बोलो बात सही है? इसको लिख लें। बात समझ गए? कोई परेशानी किसी को नहीं है? चलिए देखिए, इसको मिटा दो। अच्छा, सम ऑफ रेशियो और प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो का मतलब है अनुपात का योग, अनुपात का योग, और प्रोडक्ट ऑफ रेशियो का मतलब है अनुपात का गुणन। अब इन दोनों में अंतर देखिए कहां आएगा। जैसे मैं आपको दो रेशियो दे दूं, दो क्वांटिटीज के बीच का रेशियो दे दिया 2:3। क्या दे दिया? 2:3। मैंने आपसे बोला कि आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, तो x से गुणा करिए तो कितना आएगा 2x, और ये कितना आएगा, दो रेशियो के बीच का यही मामला है। ओरिजिनल रेशियो हमारा ये है, मैंने x से गुणा कर दिया तो ये बन गया। अच्छा मैं बोलूं आप इनको जोड़िए, क्योंकि मैंने बोला ना अनुपातों का योग, अंतर भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन आप योग देख लो, योग और अंतर कुछ भी हो, योग हो या फिर अंतर। अंतर मीन्स डिफरेंस, सम ऑफ रेशियो एंड डिफरेंस। तो ठीक है, आप इनका योग अगर करेंगे तो 2x 3x से कितना आ जाएगा? बोलो आया कि नहीं है? अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं आप इन दोनों का गुणा करिए, क्या करिए गुणा, तो कितना आएगा 6x। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो आपने यहां पर क्या सीखा? बहुत बेसिक सी बात है, और ये बेसिक सी बात इसलिए है क्योंकि कंपटीशन में बहुत जल्दी जल्दी करने की मची है, सबको रहती है ना जल्दी जल्दी, भैया फटाफट क्वेश्चन करो। तो फटाफट क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर टोटल दिया है, अगर दो अनुपातों का योग या अंतर दे दे तो आप डायरेक्ट जोड़ो, ठीक है। लेकिन अगर गुणा दे दे तो गुणा में तो चीजें बदल रही हैं। देखो आप जब आपने जोड़ा तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर x, चर क्या है x, x वही रहा, घात तो नहीं बदली, जोड़ने से तो नहीं बदली, लेकिन गुणा किया तो घात बदल गई। अच्छा जैसे मैं आपसे बोलूं 2x + 3x + 5x, बताओ कितना होगा? तो 5 3 8 2 10x, बोलो हो जाएगा। वही मैं बोलूं आपसे इन सबका गुणा कर दो तो आप बोलोगे 5 या 15 दूनी 30x3, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो आप देखो यहाँ डिग्री बदल गई कि नहीं बदल गई, घात बदल रही है कि नहीं? तो इससे आपको एक बात ये सीखनी है कि जब कभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो और रेशियो में आपको योग या अंतर के बारे में जानकारी दी गई हो, तब तो आप डायरेक्ट रेशियो को जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप देखो मैं अगर बोलूं कि दो संख्याएं हैं जिनका योग, दो संख्याएं हैं जिनका योग मान लो मैं बोल दूं 20, कितना बोल देता हूं टोटल 20, और पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का रेशियो बोल दिया मैंने 2:3 बोल दिया। दो संख्याओं का टोटल कितना माना मैंने 20, पहली और दूसरी संख्या का रेशियो है 2:3। तो आप बोलोगे ठीक है पहली संख्या 2x है दूसरी 3x है,
तो टोटल कितना होगा 5x, जबकि टोटल तो मैंने बताया है ना कितना है 20 है। बोलो है कि नहीं है? तो 5x बराबर अगर 20 होगा तो x का मान क्या आएगा 20/5 और जवाब कितना आ जाएगा 4। बोलो आएगा? तो x का मान अगर 4 आ गया तो आप यहां रखोगे तो कितना आएगा 4x, 4 मतलब कितना हो जाएगा, x का मान 4 रखोगे तो 4 दूनी 8 और ये 4 का 3 से गुणा होगा कितना आ जाएगा, तो पहली संख्या 8 होगी, दूसरी कितनी आ जाएगी 12। अब ये काम आप बिना x माने भी कर सकते थे। कैसे? 2 और 3 कितना होता 5 और ये 5 के बराबर कितना है 20, तो 1 के बराबर कितना होता, बोलो होता 1 के बराबर 4 होता, तो 2 के बराबर 8 और 3 के बराबर कितना हो जाता, बोलो होता कि नहीं होता। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कब x लेना है और कब x नहीं लेना है, क्योंकि x लेने में कोई तकलीफ नहीं है। जैसे मान लो कहीं जरूरत नहीं है और अगर आपने ले लिया तो कंपटीशन में टाइम ही तो नहीं है, टाइम ही तो बचाना, जहां जरूरत नहीं है नहीं लेंगे तो वो समय बचेगा। तो आप देखिए कि जोड़ते वक्त या घटाते वक्त हम इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो वो ऐसा कह दे कि दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल आपको दे दे, जिनका क्या दे दे, गुणनफल दे दे। अब गुणनफल क्या देते हैं, गुणनफल मान लो बोल दे 54 है, कितना है 54। जहां मैंने टोटल 20 बोला, मैंने बोल दिया दो संख्याओं का गुणनफल कितना बोल दिया मैंने 54, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब अगर दो संख्याओं का गुणनफल 54 है और वो दो संख्या 2:3 में है, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 गुणे 3 और बराबर 54, क्योंकि 2 3 6, 6 बराबर कितना आएगा 54, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, बोलो होगा 9। और 1 बराबर अगर 9 आया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 बराबर 18 और 3 बराबर कितना हो जाएगा 27। बोलो हो जाएगा, बात सही है। अब आप देखो कि आपका आंसर यहीं से गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? आपने बोला दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 54 है, रेशियो कितना है दो संख्याओं का 2:3 है, आपने सीधा गुणा कर दिया 2 गुणे 3 दो संख्याओं का, कर सकते ना ऐसा? तो 2 3 6, 6 बराबर 54, तो 1 बराबर आ गया 9। इस हिसाब से पहली संख्या 9 दूनी 18 और दूसरी संख्या 9 3 27। लेकिन आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि आपने क्या बोला, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 54, तो आप बताओ कि 18 और 27 का गुणा करोगे तो क्या 54 आएगा, बताओ आएगा क्या? इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ हो गया है। अब मामला गड़बड़ ना हो इसके लिए मैंने क्या बोला कि जब भी बात गुणा की हो, जब भी बात किसकी हो, गुणा की हो, तो आप x लीजिए साथ में। क्या लीजिए? x, क्योंकि x प्लस x करने से x ही रहता है, भले 2x हो गया लेकिन घात तो नहीं बदली, लेकिन x गुणे x करने से x स्क्वायर हो जाता है। तो वही चीज आपको यहां फॉलो करनी है। अब 2x 3x की जगह, 2 और 3 की जगह आप 2x 3x मानते तो क्या लिखते, इसको मिटा देता हूं, तो आप गुणा करते 2x इंटू 3x बराबर 54, तो 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर बराबर 54, यही आता। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आता 54 अपॉन 6, कितना आ जाता 9। तो एक्स स्क्वायर का मान अगर 9 है तो एक्स का कितना आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं? अब एक्स का मान 3 आ गया तो 2x माना पहली संख्या को, 2x मतलब कितना हो जाएगा 6, और दूसरी को माना 3x, x की वैल्यू 3 रख दो, 3 तिया। अब आप बताओ दो संख्या 6 और 9 नहीं हो सकती क्या? क्योंकि देखो 6 और 9 का गुणा करोगे कितना आएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये थोड़ी सी हमें ये बात देखनी है कि जब भी संख्याओं को रेशियो में अगर दिया जाए और उनको जोड़ना घटाना हो तब तो आप डायरेक्ट कर दें, लेकिन अगर गुणा करना हो, ठीक है, या फिर कभी ऐसा बोले कि दो संख्याओं का योग तो डायरेक्ट जोड़ दो, लेकिन कभी बोले दो संख्याओं के वर्गों का योग तो आप उस कंडीशन में x लीजिए, क्योंकि जब आप इसका वर्ग करेंगे तो फिर ये 2x बस ना रह जाएगा, ये 2 का वर्ग होगा तो 4 और x का वर्ग होगा तो x स्क्वायर बनेगा। बात समझ रहे हो? तो कभी भी गुणनफल या वर्गों या घनों की बात हो, मतलब स्क्वायर क्यूब एंड प्रोडक्ट, तीन में से किसी की भी बात हो, तब उस कंडीशन में आप x लीजिए। अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात है उस कंडीशन में x लेने की कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट जोड़ और घटा सकते हैं। बोलो बात सही है? इसको लिखना है लिख लो जो समझ में आ जाए, जितना काम की बात तो सारी है।
पूरा लिखोगे क्या? क्योंकि लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उन्होंने कहा दो संख्याओं का गुणनफल, बोले सीधे 2 × 3। जब गुणनफल हो तो बात 2x और 3x की होनी चाहिए। बढ़े आगे, बढ़ो यार अब तब तक। चलो देखो, अगर अपन देखें रेशियो के लिए, तो रेशियो की अगर एक छोटी सी समरी हम लोग बनाएं तो किस तरीके से बनाएंगे बताइए? क्या क्या सीखा हमने रेशियो में? पहले तो रेशियो का साइन ये होता है, ठीक है। इस साइन के अलावा हम इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई मैं लिख देता हूं, जैसे ए रेशियो बी लिखा है, तो ये ए डिवाइड बी भी गलत थोड़ी है, ए अपॉन बी गलत थोड़ी है, ये भी तो रेशियो ही है, सब रेशियो है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपने रेशियो में क्या सीखी? ए एंड बी समान प्रकार की वस्तुएं हों, समान प्रकार की वस्तुएं हों। अगर भार की बात हो रही है तो दोनों जगह भार की बात हो, अगर हाइट की बात हो रही है तो दोनों जगह हाइट की बात हो, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है तो दोनों जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो, अगर एज की बात हो रही है तो दोनों जगह एज की बात हो। एज मतलब आयु। ए एंड बी आर सेम थिंग, मतलब समान प्रकार की वस्तुएं हो, और बी इज नॉट इक्वल टू 0। और क्या सीखा हमने बताओ? अब ये भी सिखाया, आप सोचो समरी में क्या और सीखा आपने, क्योंकि है ठीक है, वो तो ठीक है। और क्या सीखा? रेशियो इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। और फोर्थ नंबर, हाँ, किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने से, ये लाइन लिखनी चाहिए, रेशियो में फर्क नहीं आता, रेशियो में कोई अंतर नहीं आता। मेरे साथ साथ लिख लेना आप लोग, बैठ के देख रहे हो क्या? बाद में फिर लिखने नहीं दूंगा ना। रेशियो में कोई अंतर नहीं आता, एक बात ये हो गई। और कोई बात? बहुत छोटी सी बात है, अगर जोड़ना या घटाना हो तब x की जरूरत नहीं है। जब जोड़ना और घटाना हो तब x की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गुणा करना हो, स्क्वायर करना हो, क्यूब करना हो, स्क्वायर मतलब वर्ग करना हो, क्यूब मतलब घन करना हो, तब x की जरूरत पड़ती है, x लेना जरूरी है। बोलो ठीक है? तो ये बात सारी आप लोग लिख लें, ये हो गया रेशियो। फिर क्या होगा? नहीं लगा? ठीक है, मेरे साथ साथ लिखिए, कोशिश ये करिए, ये सारी चीजें तो बहुत छोटी हैं।
कौन सा क्या लिखिए, अगली हेडिंग लगाइए प्रपोर्शन। बेसिक अपन आज ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं समानुपात, और हिंदी में जो वर्ड है प्रोपोर्शन का समानुपात, ये खुद अपने आप में डेफिनेशन बताता है। समानुपात का अगर आप संधि विच्छेद करें, अगर हिंदी पढ़ी हो तो आप बोलेंगे समानुपात का संधि विच्छेद होगा समान अनुपात, समान अनुपात। अब समान अनुपात का मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग अभी रेशियो पढ़े, अनुपात पढ़े, तो अनुपात में हमने सारी बातें सीखी कि आखिर अनुपात क्या है। दो समान प्रकार की वस्तुओं के बीच में तुलना जो हम लोग करते हैं, जो कंपेयर करते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो। रेशियो का साइन क्या होता है, जो डॉट के साथ हम जिसको बनाते हैं वो रेशियो है। उसको हम A/B के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेशियो यूनिटलेस क्वांटिटी है। यही सारी बातें हमने सीखी। इसके अलावा किसी भी संख्या में गुणा या भाग करने से रेशियो के आंसर पे कोई अंतर नहीं आता। लेकिन अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन दो रेशियो के बीच का कंपेयर है। किसका कंपेयर है, दो रेशियो के बीच का कंपेयर है। जैसे यहां पर वर्ड यूज हुआ है समानुपात, समान अनुपात, इसका मतलब है कि दो रेशियो जो अलग अलग हैं, अगर वो प्रोपोर्शन है या समानुपात में है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों इक्वल हैं। समानुपात मतलब समान, मतलब बराबर। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रेशियो मेरे पास है A/B और दूसरा रेशियो मेरे पास C/D, कैसा है, C/D। अगर मैं बोलता हूं कि ये दोनों रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन है, समानुपात है, तो फिर मुझे इनके बीच में 4 डॉट भी लगाने पड़ेंगे। क्या डॉट लगाने पड़ेंगे, 4 डॉट और लगाने पड़ेंगे। क्या हो गया, क्या, तो 4 डॉट और अपने को लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो 4 डॉट लगाए जाते हैं इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन जब 4 डॉट लगाने से बनता है, प्रपोर्शन का मतलब है समान अनुपात। समान अनुपात का मतलब है ये दोनों रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इस रेशियो की वैल्यू 1/2 है, बात नहीं करनी बिल्कुल, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो C/D भी कितना होगा, अगर AB 1/2 है तो CD भी कितना होगा, 1/2 होगा। मतलब इस साइड का रेशियो इस वाले रेशियो की क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को बोला गया है समानुपात। क्या बोला गया, समानुपात। जितना अनुपात इस साइड उतना ही अनुपात उस साइड होगा। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, A/B को हम लिख सकते हैं A/B, लिख सकते हैं। समानुपात का मतलब, अब ये दोनों अनुपात तो बराबर है, और जब अनुपात बराबर है इसको हटाएंगे तो क्या का साइन आएगा, बराबर का। बराबर क्या लिख देंगे, C/D। बोलो लिख सकते हैं। तो इस रिलेशन को हम लोग इस तरीके से लिख पाएंगे। अच्छा, अब इसमें किस रेशियो का क्या नाम है ये भी होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ABCD, यहां पे कितने वैल्यूज हैं, 4। तो 4 वैल्यू है, तो जो पहला होता है इसको बोला जाता है फर्स्ट रेशियो। क्या बोला जाता है, फर्स्ट रेशियो। बी को बोला जाता है, ए को फर्स्ट रेशियो बोलेंगे, बी को बोलते हैं सेकंड रेशियो, सी को बोला जाता है थर्ड रेशियो, और डी को बोला जाता है फोर्थ रेशियो। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं प्रथम अनुपात। क्या बोलते हैं, प्रथम अनुपात। दूसरे को बोलते हैं द्वितीय अनुपात, तीसरे को बोलते हैं तृतीय अनुपात, और चौथे को बोलते हैं चतुर्थानुपात। कौन सा अनुपात, चतुर्थानुपात। बोलो सही है। इसमें से अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, बोलो बात सही है। जैसे मान लो A/B बराबर C/D है, आपको कोई भी रेशियो दे दे, मान लो आपको BCD दे दे, क्या दे दे, B, C और D दे दे, आपसे पूछे A की वैल्यू बताइए, प्रथम अनुपात क्या होगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा, B गुणा C/D। बोलो हो जाएगा, प्रथम अनुपात निकाल देंगे। अगर इसमें से आपसे पूछे द्वितीय अनुपात क्या होगा, तो B को यहां ले जाइए, तो B बराबर क्या मिलेगा, A गुणे D/, बोलो मिलेगा। कोई पूछे तृतीय अनुपात बताइए, तो C को यहां ले जाइए ऊपर, A गुणे D/B, बोलो मिलेगा। और कोई पूछे चतुर्थ अनुपात बताइए, तो D बराबर क्या निकाल सकते हैं आप, B गुणे C और बटे। बोलो इस तरीके से ये चारों अनुपात निकाले जा सकते हैं अगर कोई 3 हमें दिए गए हों। बोलो बात सही है। बाकी ये फॉर्मूले आप लिख लीजिए, बाकी ये काम के बिल्कुल नहीं है। इससे ज्यादा आसान चीजें मैं आपको आगे बता दूंगा, इनकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बढ़े आगे, लिख गया होगा, समझ में आ रहा है एकदम क्लियर? ठीक है। अब कुछ और रेशियो के बारे में समझेंगे, ठीक है। जैसे एक होता है मीन रेशियो। क्या होता है? मीन रेशियो। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मिड रेशियो। हिंदी में इसको बोलते हैं मध्यानुपात। क्या बोलते हैं? मध्यानुपात। मध्यानुपात निकलेगा कैसे ये समझिए, मध्यानुपात होगा कहां पर ये समझिए। अब कोई चीज अगर मिड में है या मीन रेशियो है, मध्यानुपात है, इसका मतलब कोई रेशियो बीच में होगा। बीच में तभी होगा जब उसके अगल बगल कुछ होगा। तो इस कंडीशन में जो रेशियो लिए जाते हैं वो 3 लिए जाते हैं, ए, बी और सी। तो इसको बोला जाता है प्रथम अनुपात, द्वितीय और तृतीय। लेकिन इसको द्वितीय के साथ साथ मध्यानुपात भी बोला जाता है, क्योंकि ये ए और सी के क्या है, मिड में है, बीच में है, ठीक है। और यहां पर जो रिलेशन होता है या रेशियो होता है वो ये होता है कि ए का बी से जो अनुपात है वही अनुपात बी का सी से है। बोलो सही है। और आपसे पूछे कि मध्यानुपात बताइए, तो आप बोलोगे कि ए बटे बी होगा, और ये बराबर किसके होगा, बी बटे, बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, त्रियक गुणा, तो बी का बी से होगा, कितना आएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के, बोलो सही है। अब कोई भी एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि 16 और 9 के बीच में बताओ मध्यानुपाती क्या होगा या मिड रेशियो क्या होगा। तो आप बोलोगे 16 और 9 दिए हैं और मध्यानुपात पूछा है, इसका मतलब प्रथम और तृतीय दिया होगा, तभी तो मध्य पूछा है। बात सही है कि नहीं है? तो आप जानते हैं कि मध्यानुपात कैसे निकलेगा, बी बराबर रूट के अंदर ए इंटू सी। तो 16 नम्मा 144, कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो मध्यानुपात इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, 12। मान लो ए और बी की वैल्यू, सॉरी ए और सी की वैल्यू आपको 4 और 9 दे दे, 4 और 9 दे दे, फिर आपसे पूछे कि बताइए मध्यानुपात क्या होगा। तो बी बराबर क्या आप बोलेंगे, 4 9 का गुणा करेंगे अंदर रूट के अंदर, 4 9 36 और स्क्वायर रूट लेंगे, कितना आ जाएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। बात ठीक है। अच्छा, अब मध्यानुपात तो आप निकाल सकते हैं कि मध्यानुपात अगर निकालना है तो आप समझ जाएंगे कि प्रथम और तृतीय दिया गया है। लेकिन कभी ऐसा हो कि दो वैल्यू आपको दे दे ऐसे ही कुछ, और आपसे पूछे कि तृतीय अनुपात बताइए, तो आप उस कंडीशन में समझ जाना कि आपको प्रथम और द्वितीय दिया गया है और निकालना क्या है, तृतीय। जैसे अगर तृतीय आपको निकालना होता, बी स्क्वायर बराबर ए सी था यहां से, तो आप बोलते कि सी बराबर क्या हो जाता, बी स्क्वायर बटे, बोलो हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कोई आपसे बोल दे 2 और 6 के बीच में बताइए तृतीय अनुपात क्या होगा। तो आप बोलोगे कि ठीक है, तृतीय अनुपात निकालना है, सी बराबर, तो बी मतलब 6 का स्क्वायर और बटे कितना करना पड़ेगा, ए मतलब बटे 2। 6 का स्क्वायर होगा 36 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, तो ये आ गया तृतीय अनुपात। बोलो बात सही है। तो तृतीय अनुपात जब आपको निकालना है तो बी स्क्वायर बटे ए, और जब आपको मध्यानुपात निकालना है तो बी बराबर रूट ए सी। जब आपको मध्यानुपात निकालना हो तो आप समझ जाना कि प्रथम और तृतीय दिया गया है, और जब तृतीय निकालना हो, थर्ड रेशियो निकालना हो, तो आप समझ जाना कि फर्स्ट एंड सेकंड दिया गया है और थर्ड हमें निकालना है। बोलो बात सही है, कोई तकलीफ किसी को, अब उतारो। लिख गया क्या? हम्म
बढ़े आगे, अभी और सीखना थोड़ा सा। तो अंजलि क्या बोल नहीं पाती? अच्छा, चलिए देखिए, हम लोगों ने मीन रेशियो मिड रेशियो निकालना सीख लिया। अब हम लोग कुछ और रेशियो सीखेंगे। पहले लिखता हूं मैं उनके नाम, तो एक बार में सारे हो जाएंगे। जैसे मिक्स्ड रेशियो, क्या सीखेंगे? मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो को बोलते हैं मिश्रानुपात। ठीक है, इसके अलावा सीखेंगे हम लोग डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो को बोला जाता है वर्गानुपात। फिर इसके बाद समझेंगे सब डुप्लीकेट क्या है। सब डुप्लीकेट रेशियो को बोलते हैं वर्गमूलानुपात। इसके बाद ट्रिप्लेट रेशियो, इसको बोला जाता है घनानुपात। इसके बाद सब ट्रिपलेट रेशियो, इसको बोलते हैं हम लोग घन मूलानुपात। फिर होता है एक इनवर्स रेशियो, इसको बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात, आप इनको लिखिए, फिर इनको एक बार डिटेल में हम लोग समझते हैं। लिख गया होगा सबका? लिख गया? मिक्स्ड रेशियो, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिपलेट, सब ट्रिपलेट और इनवर्स रेशियो। ठीक है, अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, मिक्स्ड रेशियो को कंपाउंड रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेशियो। अब मैं एक एग्जांपल से आपको सारे रेशियो निकालना सिखा दूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रेशियो है ए अनुपात बी। क्या है? ए अनुपात बी। ठीक है, मैंने कहा आप मुझे बताइए इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा क्या? हो जाएगा उल्टा, बी अनुपात ए। मैं पूछूं 3:5 का प्रतिलोम अनुपात क्या होगा? 5:3 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब थोड़ा सा इसको छोड़िए, इसको मैं समझाता हूं, पहले आप ये समझिए। डुप्लीकेट रेशियो या वर्गानुपात, मैंने कहा ए अनुपात बी का वर्गानुपात क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उसका स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर हो गया। अगर मैंने कहा ए अनुपात बी का मुझे वर्ग मूलानुपात या फिर सब डुप्लीकेट रेशियो, तो आपको ए और बी का स्क्वायर रूट ले लेना है। बोलो, कर सकते हैं ऐसा? हो जाएगा। फिर मैंने कहा ट्रिपलेट रेशियो, तो आप क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, तो क्या आएगा? ए क्यूब। बोलो, सही है। और अगर सब ट्रिपलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ए और क्यूब रूट, बोलो हो जाएगा कि नहीं? अब मैं बात करता हूं मिक्स्ड या कंपाउंड रेशियो की। तो मिक्स्ड या कंपाउंड रेशियो जब दिया जाएगा तो आपको दो अलग अलग रेशियो दिए जाएंगे। एक रेशियो दे दिया ए अनुपात बी और दूसरा रेशियो दे दिया उसने सी अनुपात डी। बोलो, दे दिया। दो अलग अलग रेशियो दे दी, एक दे दिया ए बी और दूसरा दे दिया सी डी।
तो अलग अलग रेशियो देके अगर आपसे पूछे कि मिक्स्ड रेशियो बताइए, तो आपको पहले से पहले का गुणा कर देना, दूसरे का दूसरे से, मतलब पहले का इससे कर देना और दूसरे का इससे कर देना। तो क्या करोगे आप, A गुणे C, रेशियो क्या बनेगा फिर V इंटू डी, ये इसका मिक्स रेशियो होगा। जैसे मैं आपको रेशियो दे देता हूं कि एक रेशियो दे दे 1:2 और दूसरा दे दिया 3:5, बोलो दे दिया। अब मैंने कहा बताओ इसका मिक्स्ड रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे एक का 3 से गुणा होगा 3 और 2 का होगा 5 से, तो मिक्स्ड रेशियो का मतलब होगा 3:10। बोलो सही है। तो ये सारे रेशियो आपको एकदम क्लियर हुए क्या। अगर मिक्स्ड निकालना है तो सीधा गुणा कर देना है, अगर डुप्लीकेट निकालना है तो स्क्वायर करना है, सब डुप्लीकेट निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना है, अगर ट्रिपलेट निकालना है तो उसका क्यूब करना है, सब ट्रिपलेट निकालना है तो क्यूब रूट करना है। जबकि अगर आपको इनवर्स रेशियो निकालना है तो जस्ट उसका उल्टा कर देना है। और ये कहानी रेशियो की बेसिक की खत्म हुई। बोलो बात सही, लिख लो आप। आज की क्लास यहीं तक रहेगी और बेसिक इसका कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके सारे क्वेश्चन। तो इस क्लास में जितना भी मैंने पढ़ाया है इसको आप ध्यान से पढ़ें। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो बिल्कुल बताएं। बाकी दिक्कत होगी नहीं, वीडियो को 1 से 2 से 3 बार भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।